और इस वक्त हमारे साथ ही जो पैनल है, दूसरा पैनल हमारा, ये बड़ा ख़ास है। इसमें जनप्रतिनिधि हैं, इसमें वो अधिकारी हैं जो सरकार की योजनाओं को ज़मीन पर लेकर जाते हैं और उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले विशाल सर आपको और चंद्रमौली सर आपको बहुत बहुत बधाई, और देवास के लोगों आपको बहुत बहुत बधाई। 16 नगर निगमों में से पहला नगर निगम अगर कोई आया तो वो अपना देवास था। तो एक बार अब देवास अपने लिए ताली बजाइए। विशाल सर हमारे साथ हैं, चंद्रमौली सर हमारे साथ हैं। 2-2.5 साल का वक्त होने वाला है अब तो। और मनोज जी के बारे में तो क्या कहूँ, मनोज जी तब भी थे जब वो थे, जब ये हैं तब भी मनोज जी हैं, और जब हम यहाँ हैं तो फिर मनोज जी का तो होना स्वाभाविक था। माइक ये है सर। मनोज जी, पहला सवाल तो मैं आप ही से पूछ रहा हूँ सर। हाट पिपलिया देवास, उसमें भी विशेष तौर पर हाट पिपलिया का मैं जिक्र करूँगा। तो काम करने का मौका आपको तब भी मिला था, अब भी मिला। उस वक्त क्या था, अभी क्या है, वो सब बाद में पूछूंगा मैं। पहले तो मैं ये पूछ रहा हूँ सर, विकास की रफ्तार कैसी है हाट पिपलिया के, देवास के? मैं विकास की रफ्तार के बारे में तो इतना कहूँगा कि आप खुद चलकर अगर देखेंगे तो अभी इन 1.5-2 सालों में जो विकास की रफ्तार, जो विकास को गति दी जा रही है, वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं, पर आने वाले समय में इस वाले कार्यकाल को एक ऐतिहासिक कार्यकाल के रूप में जाना जाएगा हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्रवासियों के लिए। हर तरह का विकास, चाहे सड़कों से संबंधित हो, पानी से संबंधित हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, धरातल पर हर तरह की जो मुमकिन व्यवस्थाएं करने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है, वो धीरे धीरे रूप ले रहा है। और ये बहुत अहम भी है कि वो मूर्त रूप लेता रहे और इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। कलेक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे है। बहुत सुना है और खबरें भी हम लगातार पढ़ते हैं, देवास ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करी थी। इसी के साथ जब वैक्सीनेशन की बात थी तो देवास ने उसमें बहुत व्यवस्थित ढंग से वैक्सीनेशन कराया है। कैसे वो सब संभव हो पाया? जैसा अभी कह रहे थे कि जो बेसिकली कलेक्टर का काम है, सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उसको कितने अच्छे से आप इम्प्लीमेंट करते हैं। शासन के स्तर से भी बहुत बड़ी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती थी। हमारे पास भी आइडेंटिफाइड लक्ष्य था कि किनको हमको वैक्सीनेट करना है। जो पहला चरण वैक्सीनेशन का हुआ उसमें लगभग हमने 95% से ऊपर लोगों को वैक्सीनेट किया। जब सेकंड चरण चालू हुआ उसमें भी देवास जो था सबसे ज़्यादा वैक्सीनेट करने वाले शहरों में से था। मेरे समझ से वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट टास्क था जिसमें लैक्सिटी की, कोई ढिलाई की बहुत हमारे पास गुंजाइश भी नहीं थी। कोरोना एक ऐसी महामारी थी कि अगर उसके बचाव के लिए कोई साधन हमारे पास उपलब्ध है उसको हमको अपनी पूरी क्षमता से करना ही था। और मेरे समझ से देवास ही नहीं, अन्य शहरों ने भी अच्छा किया, बट देवास ने भी अच्छा किया था। देखिए, सीएम चाहे राज्य का हो चाहे ज़िले का हो, अब आप कहेंगे ज़िले का सीएम कब से होता है, तो चंद्रमौली शुक्ल, सीएम शुक्ल, तो दोनों सीएम ठीक काम कर रहे हैं, तो आपका देवास आगे बढ़ रहा है। विशाल जी हमारे साथ हैं, कमिश्नर हैं। विशाल सर, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 16 नगर निगम पूरी ताकत लगाए हुए थे, और जाहिर बात है एक ही सरकार है, सब बराबर देखती है, तो उसमें देवास अपना फर्स्ट आए, इसके लिए क्या क्या अलग किया गया जिसने सिरमौर बना दिया देवास को और तमाम नगर निगमों को पीछे छोड़ दिया? देखिए, ये एक टीम वर्क था और अच्छी बात ये थी कि हम उस कार्य में प्रथम आए जिसमें जो समाज का सबसे गरीब या कमज़ोर तबका होता है उसको लाभ मिलता है। जो हमारा अर्बन लाइवलीहुड का जो स्कीम होता है उसमें बहुत गरीब महिलाएं होती हैं, उनके एसएचजीज बना के उनको बेनिफिट दिलाए जाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का स्कीम होता है जिसमें कि बेरोज़गार जो होते हैं उनको रोज़गार दिलाया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्कीम लॉन्च किया था पोस्ट कोरोना, पीएम स्वनिधि, जिसमें कि स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ दिलाया जाता है। इस प्रकार से ओवरऑल जो स्कीम्स होती हैं जिसमें कि समाज में जिन लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन लोगों को लाभ दिलाया जाए, हम लोगों ने, हमारी टीम ने पूरा सर के गाइडेंस में प्रयास करा। शहर के जितने हमारे बैंकर्स हैं, क्योंकि बेसिकली ये लोन बेस्ड स्कीम्स होती हैं सारी, जिसमें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुश करना होता है लोगों को लाभ दिलाने के लिए, तो हम लोगों ने इसको काम करा। मेरी नगर निगम की टीम थी, सर के गाइडेंस में हम लोग, चूँकि सर हमारे कलेक्टर भी हैं और हमारे प्रशासक भी हैं, वर्तमान स्थिति में नगर निगम में निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं हैं, तो इस प्रकार से इट्स ए टीम वर्क, और शहर की जनता ने भी उसमें अच्छा हम लोगों को सपोर्ट करा, लोगों ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया। इस प्रकार से हम लोग बेहतर कर पाए। मुझे लगता है लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि अगर किसी भी काम को पूरा करना है तो आम जनता की वो जिम्मेदारी होती है कि उसे पूरा करे, और आप लोग अपने लिए तालियां बजा सकते हैं क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन आप लोगों ने दिया है। मनोज सर, मेरा सवाल आपसे है।
2018 में भी आपने जीत हासिल की, उसके बाद जब 2020 में उपचुनाव हुए उसमें भी जीत हासिल की। एक बात तो साफ है कि लोगों ने काम देखकर, चेहरा देखकर वोट किया है। अब जब दूसरी बार आपने जीत हासिल की है, क्या कुछ और उपलब्धियां देवास को लाई जा सकती हैं? मैं विशेष रूप से ये कहूँगा कि जब मुझे जनता ने जवाबदारी सौंपी, उसके पूर्व जनता के अंदर एक विद्रोह की भावना, एक बहुत ही पिछड़ापन हमारी विधानसभा का था। किसी भी स्तर पर हम देख लें, चाहे सड़कों की बात करें, कई गांव हमारे ऐसे थे जहां पर आने जाने की सुविधा भी नहीं थी। पीने के पानी की बात करें तो पीने के पानी के लिए कितने घंटों तक मशक्क़त करना पड़ती थी, कहीं दूर से पानी लाना पड़ता था। सिंचाई की अगर बात करें तो 100% हमारी किसान खेती प्रधान जो है हमारी विधानसभा है। हमारी विधानसभा क्षेत्र से होकर के हमारी कई पाइपलाइनें गई जो दूसरी विधानसभाओं में या दूसरे ज़िलों तक किसानों के खेतों में पानी पहुंचा रही थी। लेकिन हमारे यहाँ जो स्थिति थी वो गंभीर थी कि हमारे किसानों को उन पाइपलाइनों से पानी उपलब्ध नहीं किया जा रहा था। इन सब समस्याओं को जब हमने अवगत करवाया माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी से, मैं विशेष रूप से तो धन्यवाद दूंगा कि शिवराज सिंह जी का और सिंधिया जी का एक प्रोग्राम हमारे बरोठा में हुआ था। उस समय जब किसानों ने मांग रखी थी कि हमारे हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के सभी किसानों के खेतों तक पानी कैसे पहुंच जाए सिंचाई का, ये व्यवस्था आपको करना पड़ेगी। और जब मैंने इस बात की मांग की तो मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि हाटपिपलिया माइक्रो उद्यान परियोजना के माध्यम से 5,500 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमें इसी मार्च के सत्र में दी गई, जो ऐतिहासिक स्वीकृति है। आने वाले समय में किसानों के भविष्य को संवारने का काम करेगी, आने वाली पीढ़ी को संवारने का काम करेगी। विधायक जी, एक सवाल है आपसे। इसके ये बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता होगा जब आप कहते हैं कि पहले पानी नहीं था, सड़कें नहीं थी, और आज जो सरकार है वही पिछले साल 15 साल से सरकार में थी, तो बड़ा हिसाब किताब लगा के। देखिए, मैं किसी पर टीका टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूँ। उस समय जनप्रतिनिधियों की क्या स्थिति थी, लेकिन मेरा काम करने का तरीका अलग है। हम सब मिलकर ये चाहते हैं कि चूँकि लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं, लगातार उनके बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं। वो उनकी जो समस्याएं होती है, जब हम उनसे लगातार मिलते हैं तो वो छोटी छोटी समस्याओं को भी हम गंभीरता से लेते हैं, संवेदनशीलता के साथ लेते हैं और अपनी बात को ऊपर तक भेजते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी शानदार काम कर रही है कि हम अगर कोई मांग करते हैं तो उस मांग को तत्काल स्वीकृति भी मिलती है, कोई उसमें लेत लाले नहीं होती है। और सबसे बड़ी आप अगर 2018 की स्थिति देखें, हमारे जितने भी एंकर्स होंगे, उस समय जब चुनाव होता है, आपके पत्रकारिता से संबंधित, मीडिया से संबंधित लोग जाते हैं, एक ही सवाल वहाँ होता था कि यहाँ तक आने की सड़क तो कम से कम बन जाती। हाटपिपलिया प्रॉपर, जिस हाटपिपलिया के नाम से हमारी जो विधानसभा जानी जाती है, उस रोड का पूरे जिले की 3 विधानसभाओं की जीवन रेखा के रूप में मानते थे। वहाँ तक आने जाने का रास्ता भी हमारा बिल्कुल इस स्थिति में था कि वहाँ 1.5-2 घंटे लग जाते होंगे। यहाँ तक कि हमारे अधिकारी द्वय भी, सबसे पहले जब मैं चुनाव जीता था तो कलेक्टर साहब खुद इस बात के गवाह है कि इस रोड को जल्दी से जल्दी कराना है। और मैं जहाँ तक आपको मदद कर सकता हूँ, मैं भी अपनी स्वीकृतियों में तत्काल यहाँ से प्रस्ताव भेजूँगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि सभी प्रशासनिक व्यवस्था और ऊपर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने शीघ्र वो निर्माण कार्य करवाया, चल रहा है। ये जो रोड अच्छी बेहतर बनी है, ये 2020 के पहले भी बन गई थी आपके आने के बाद, या अभी बनी है 2020 के बाद? नहीं, मेरे आने के बाद बनी। और सबसे पहला अगर हमारा 2020 में जब हमने पहला अगर भूमि पूजन किया था तो उस सड़क किया था, और आज वो निर्माण हो चुका है उस सड़क का। उसके अलावा भी कई सड़कें हैं, वो नहीं 50 ऐसी सड़कें हैं। मैं जब 2018 में चुनाव जीत कर गया था, उस समय किसी गांव वालों से कुछ जगह ऐसे वादे किए थे जहां पर बारिश के समय आने जाने की बहुत स्थिति खराब होती थी। और मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि मेरे उस पहले कार्यकाल में, जब मुझे जवाबदारी दी थी, विधायक बना था, कुछ 2 गांवों में 3 या 4 ऐसी मौतें हो गई थी जो नहीं होना थी। अगर सड़क होती उस समय, उस नालों से वो अगर रात को निकल जाते, उनको स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था मिल जाती तो निश्चित रूप से उनकी मृत्यु नहीं होती। उसने मुझे झकझोर दिया था और उस बात की मैंने लड़ाई लड़ी। आज दिल से ये
मैं धन्यवाद देता हूं शिवराज सिंह जी का कि उन्होंने स्वीकृति देकर आज मूर्त रूप उनने ले लिया है। भविष्य में उनको सड़क नहीं होने की वजह से किसी की मृत्यु हो जाए जान नहीं दुर्घटना की वजह गंवानी से, ऐसा नहीं होगा। सारी सड़कों का जवाब सर एक ही सवाल में ले लूंगा तो फिर दोबारा क्या पूछूंगा मैं आपसे। मैं आता हूं आपके पास। कलेक्टर साहब आपसे एक सवाल है सर। देवास चूंकि इंदौर के पास है तो ये हमारे लिए फायदेमंद भी है और चुनौतीपूर्ण भी है। चुनौतीपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि देवास कभी इंडस्ट्रियल हब था, इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता था, उद्योग के लिए जाना जाता था। बीच में फिर हम थोड़ा सा पिछड़ गए और जब मैंने आपका इंटरव्यू भी पढ़ा है, देखा, सुना, तो आप कहते हैं कि इंदौर से ज़्यादा संभावनाएं देवास में है। तो ऐसा क्यों आपको लगता है सर? ऐसा क्या है हमारे पास कि हम इंदौर से भी एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब हो सकते हैं? मतलब मैं इंदौर के रेफरेंस में कहूँ तो इंदौर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो पीथमपुर में है, और इंदौर से को अगर आप सेंट्रल पॉइंट मान भी लें तो पीथमपुर जाने में 1 घंटा लगता है, देवास आने में 40 मिनट लगते हैं। जो प्रपोज इंडस्ट्रियल एरिया अभी नया, जिसको कि न्यू इन्वेस्टमेंट रीजन जो सरकार ने अभी स्वीकृत किया है लगभग 800 हेक्टेयर में, वो और इंदौर और देवास के तरफ है, इंदौर की तरफ है। मैं इसलिए भी मानता हूँ कि ये केवल मेरे कहने से नहीं, आप इस साल का आप डेटा उठा करके देखिए कि जो हमें रजिस्ट्रेशन से शुल्क प्राप्त होता था, हमारा लक्ष्य पहले से हाई था, उसके बावजूद भी हमको लगभग 100 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा मिला। 100 करोड़ रुपए रजिस्ट्रेशन के शुल्क का मिलने का मतलब है कि देवास में 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लोगों ने ज़मीन के क्रय करने में, उसमें कुछ अपना उद्योग लगाने में, उसमें व्यापार करने में लगाया है। तो हमेशा ये माना जाता था कि देवास के लोग भी जो बड़े व्यापारी हैं वो इंदौर में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसलिए छोटी छोटी चीज़ के लिए देवास का विकास। इस साल थोड़ा सा वो उल्टा देखने को मिला। अब देवास जो है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना देवास ने प्रारंभ किया है। एक इस साल का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की 3-4 इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट रीजन की मैं बात करूं, या कि फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो अपना सुपर कॉरिडोर बना रहा है, या कि फिर जो एयरपोर्ट की बात चल रही है, ये सारी चीज़ें इतने बड़े मैग्नेट्स हैं कि अगर मैं कहता हूँ कि जो गुड़गांव दिल्ली के रेफरेंस में है, वो देवास डेफिनेटली इंदौर के रेफरेंस में है। मेरे समझ से आज से 4 साल बाद इट्स द टाइम ऑफ देवास। मतलब बिलीव मी, मतलब यू कैन नोट इट। शुभकामनाएं हैं सर कि वो 4 साल बाद जो सपना देखा है वो साकार भी हो। कमिश्नर सर, मेरा आपसे सवाल है, पहली बार जब नंबर 1 बनना था तो उस वक्त चुनौतियां थीं, और अब जब दोबारा नंबर 1 बनने की बारी आएगी तो आपसे उम्मीदें लग जाएंगी लोगों की, उन उम्मीदों को कैसे पूरा करेंगे सर? हम लोगों का काम करना होता है। नंबर तो एक जिसको बोलते हैं जरिया होते हैं, और हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत करी है, आपसे ज़्यादा कोई मेहनत कर जाए। इट्स अबाउट द लक। काम करना ही पहली प्रायोरिटी होती है, तो हम लोग काम ही करते हैं। एक सवाल, कचरा फिर कचरे से खाद का उत्पादन उस पर है। 10 से 12 टन डेली हम खाद का निकाल रहे हैं। 50 से 55 टन गीला कचरा उसको हम डिस्पोज ऑफ कर दे रहे हैं खाद के रूप में। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है? टारगेट कहाँ तक आपने सेट किया हुआ है और अभी हम टारगेट से कितना दूर है सर? देखिए, देवास चूँकि जैसा आप जानते होंगे कि भारत सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण का एक कंपटीशन जो है वो पूरे भारत में चलता है। हम लोग हमेशा उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें एक ही कंपोनेंट होता था जिसमें कि हम लोग पीछे रहा करते थे, जो कि कचरे का प्रोसेसिंग का जो मेथड होता है या उसका सेग्रीगेशन का जो मेथड होता है। हम लोगों ने पिछले 1 साल में इसमें भरसक प्रयास करे, और जैसा आप जो बता रहे हो, अभी आपने आपके एवी में भी दिखाया था, हम लोगों ने प्लांट इस्टेब्लिश कर लिया। अब हम लोग प्रोसेसिंग जो है उसमें बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। अब हम लोग इसको एक नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हैं। चूँकि हम लोग इंदौर के नज़दीक हैं तो बहुत सारी चीज़ें इंदौर से भी हम लोग सीखते रहते हैं। तो हम लोग सूखे कचरे का जो सेग्रीगेशन होता है और उसको किस प्रकार से हम लोग फिर से रीयूज़ कर पाएँ, सो दैट कि जो कचरे से जो इकॉनमी एक चलती है उसको और कैसे बेहतर तरीके से हम लोग कर पाएँ, तो उस पर हम लोग इस साल काम कर रहे हैं। और मेरा पर्टिकुलर लक्ष्य है, हम लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं कि इस बार हम उस लेवल को अचीव करें जहां इंदौर है जो कचरे की प्रोसेसिंग में काम करता है। ठीक, कलेक्टर साहब आपसे एक सवाल है। मनोज जी तो हाट पिपलिया से हैं। देवास के लोग गर्मी देख के टेंशन में हैं कि पानी वानी आगे दिक्कत तो नहीं होगी सर। शिप्रा डैम में अभी की रिपोर्ट है कि शायद 1.5 महीने का पानी है, और जो राजनल तालाब है उसमें शायद 20-25 दिन का पानी है। तो सर अपने पास पर्याप्त पानी है? लोगों की बड़ी परेशानी है गर्मी को देखते हुए। अभी मैं वहाँ बैठे हुए विशाल से ही चर्चा कर रहा था, और
मतलब मैं आपको विश्वास करता हूँ कि पर्याप्त पानी है और 1.5 महीने में तो बारिश भी चालू हो जाएगी। मतलब देवास ही एक ऐसा शहर है जहाँ लोगों के लिए तो पानी है, हमारे यहाँ इंडस्ट्री के लिए भी डेडिकेटेड पानी है। सब आई थिंक ओनली सिटी इन मध्य प्रदेश। तो लोगों की पानी का एश्योरेंस तो है ही है, लगभग 1.5 महीने का पानी ऑलरेडी जो कि डैम में है, और फिर ये डायरेक्टली नर्मदा से लिंक्ड है। तो बैकलॉग जब भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट से आप ले सकते हैं। पर मेरे समझ से देवास अब उस स्टेज पे है जहाँ पे पानी का संकट या पानी की चिंता निश्चित तौर पे लोगों को नहीं होनी चाहिए। लगभग एश्योर्ड वाटर सप्लाई है। मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर रहा था कि वी आर सो लकी कि हमारे यहाँ लोगों के लिए तो है ही, डेडिकेटेड वाटर सप्लाई इंडस्ट्री के लिए भी है, जो और कहीं नहीं है शायद। गर्मी में दिक्कत हो जाती है सर ये अमूमन। जाहिर तौर पर मैं मनोज जी आपसे सवाल है मेरा। देखिए, अब अगर बात करें, भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ आपकी जर्नी बहुत कम है अभी, लेकिन आगे अब ये जर्नी जारी रहेगी इसी तरह। अब जब पार्टी के आप युवा चेहरे हैं, उम्मीदें आपसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उस दृष्टिकोण से युवा एनर्जी के तौर पर अगर देखा जाए तो कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पूरी एनर्जी लगाने की अभी ज़रूरत है और उससे बहुत अच्छा रिजल्ट निकल कर सामने आएगा? देखिए, किसी एक जगह तो हम ऐसा पर्टिकुलर काम नहीं, लेकिन हर क्षेत्र में क्यों हम एक जगह ध्यान देंगे, जहाँ भी कमी होगी उस क्षेत्र में निश्चित रूप से पूरी एनर्जी के साथ में उस कमी को पूरा कमी करने महसूस का। कर रहे हैं अभी आने वाले समय में ये जब इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो जाए, आने वाले समय में हमारे युवाओं के लिए कई काम हमें करना है। हमारा ध्यान अभी ज़्यादा उस ओर भी है कि भविष्य में हम उनको किस तरह से रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवा पाएँ। ये हमारी एक, मैं चूँकि युवा समय से ही छात्र राजनीति के समय से उनकी पीड़ा समझता हूँ, आने वाले समय में उनके लिए बहुत ज़्यादा काम करने की मेरे मन में लालसा है। जी कलेक्टर साहब, देवास माता टेकरी पहचान है, सौंदर्यकरण के बड़े काम हुए, बड़ा अच्छा। और कल सभी सौभाग्य मेला, कल हम शाम गए थे सर वहाँ, बड़ा सौभाग्य मेला वहाँ जाकर, और वहाँ बड़ा अच्छा लगा। अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं, रोपवे से आसान हो गया, सुगम हो गया उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा मुश्किल है उनको चलने में। अभी और क्या प्लान है माता टेकरी को और विकसित करने के लिए, और सुंदर करने के लिए? तो जैसा आप कह रहे थे कि देवास की बेसिक आइडेंटिटी जो है वो माता टेकरी से है, और निश्चित तौर पर उस पर लगातार काम करते रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी आप पहले विधायक मैडम के साथ जब चर्चा कर रहे थे, तो हमने भी जो देवास का गौरव दिवस वाली बात है उसको, जो हमारा शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिवस रहेगा उसमें उसको बहुत भव्य तरीके से मनाएंगे, जिससे कि वो आइडेंटिटी हमारी और निखर करके सामने आए। जहाँ पर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, ऑलरेडी कुछ चीज़ें पिछले 1 आध साल में हम लोगों ने डेवलप किया है। यहाँ पे जो कमी महसूस की जा रही थी वो किसी तरह का एक अच्छा प्रवचन हॉल या कोई करना हो, चूँकि ऊपर जगह कम है, तो नीचे हम एक बहुत बड़ा सा ऑलरेडी स्वीकृत हो चुका है, काम उसमें प्रारंभ हो चुका है। जैसे आप अगर कल गए होंगे तो माता टेकरी का जो सीढ़ियाँ हैं जहाँ चढ़ के ऊपर मंदिर के मुख्य उसमें जाते हैं, उसको हम एक बहुत खूबसूरत तरीके से, लगभग 3-4 करोड़ रुपए के अभी नए पिछले महीने में मैंने कुछ कार्य उसमें स्वीकृत किए हैं। मेरे समझ से ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, बट शहर के कल्चर में और कल्चरल आइडेंटिटी में माता टेकरी का बड़ा रोल है। मेरे समझ से प्रशासन की, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की और मंदिर समिति की का ये प्रयास है और रहना भी चाहिए कि इसका हम कैसे निरंतर विकास करते रहें। कमिश्नर सर, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि अब जैसा कि कलेक्टर सर भी बता रहे हैं, देवास की पहचान माता टेकरी से, वो तो किसी से छुपा नहीं है। जब देवीय स्थल होता है तो वहाँ पर सफाई एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। वो चुनौती महसूस करते हैं सर? चुनौती जब नवदुर्गा का समय होता है, नवरात्रि जो होती है, उस समय चुनौती होती है। बाकी रेगुलर में, चूँकि कल आप लोग भी गए थे, तो मैं शायद आपसे भी ये प्रश्न पूछ सकता हूँ कि कल आपको वहाँ की सफाई व्यवस्था कैसी मिली थी? तो रेगुलर में हमने उसको बहुत अच्छे से टेकअप करा हुआ है, और मुझे लगता है कि बहुत स्वच्छ स्थलों में से एक वो स्थल है। थोड़ी सी परेशानी ये होती है कि वो पहाड़ पर बना हुआ है और आसपास पूरा जो है उसमें बस्तियां बनी हुई हैं, तो कई बार इस तरह की जो जोग्राफिकल सिचुएशन होती है उसमें चैलेंजेस होते हैं। अदरवाइज़ पिछले 1-1.5 साल में हम लोगों ने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप करा है। एक बड़ी अच्छी बात है, कल आप गए थे, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं आपको गाइड करता। माता मंदिर से जितना भी फूल निकलता है, हमें वो व्यवस्था दिखाई देती जो आप हमें दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम बिना बताए गए थे सर। तो माता मंदिर और पूरे शहर से जितना भी फूल निकलता है जो कि भगवान को चढ़ाया जाता है,
उस फूल से हम लोग जो धूप बत्ती, अगरबत्ती और दिए बनाने का काम वही माता मंदिर पर ही हम लोग करते हैं। हम लोगों ने उसका एक प्लांट बनाया हुआ है, तो भगवान को जो भी फूल चढ़ता है वो कचरे में नहीं फेंका जाता है। एक यूनिक चीज़ है जो हम लोग माता मंदिर पर कर रहे हैं अभी। बिल्कुल। ये एक आखिरी सवाल मैं विधायक जी आपसे पूछ रहा हूँ। सिंचाई की बड़ी समस्या थी हाट पिपलिया में, और किसान कहता था कि सिंचाई का पानी अगर मिल जाए तो कमाल कर दिखाएं, तो कितनी समस्या दूर हुई है वो सर? मैंने अभी इसके पहले आपको बताया था कि हमने जब ये मांग रखी थी बरोठा में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की सभा थी, उसी में मांग रखी थी। तो उस मांग को स्वीकार करते हुए अभी पिछला जो मार्च का बजट सत्र था हमारा विधानसभा का, उसमें हमारी हाट पिपलिया विधानसभा के लिए 5,500 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है, जो आने वाले समय में मूर्त रूप लेगी। और इसके साथ में हमारे पीने के भी जो पानी की थी मांग, पीने के पानी की भी बड़ी समस्या थी, जिसके लिए 237 करोड़ रुपए की प्रशासन की स्वीकृति जारी होने के बाद अभी प्रत्येक नगर पंचायत हाट पिपलिया सहित प्रत्येक गांव में टंकियां बन रही है, और नल जल से कैसे उनको पानी मां नर्मदा जी का मिल जाए, ये कार्य लगातार बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है इस पर। बहुत धन्यवाद है आपका विधायक जी, कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, हमारे साथ इस मंच पर आने के लिए और देवास के विकास और विकास की रफ्तार पर बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।